आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह LDCF डाइट से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग रन में रिवर्स कर सकते हैं। साथ में LDCF डाइट से आप किस तरह से अपना वजन घटा सकते हैं। देखिए, डाइट का कंसेप्ट डायबिटीज के अंदर कोई नया नहीं है। ये जो डाइट का कंसेप्ट है ये 100-200 साल पुराना कंसेप्ट है, परंतु 100 साल पहले इंसुलिन की खोज के बाद और 60s के अंदर ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन के आने के बाद में डाइट का कंसेप्ट बैक सीट पर चला गया और मेडिसिन के कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। यहाँ पर मरीज भी खुश थे क्योंकि उनको खाने की आज़ादी मिलती थी, वो बात अलग है, कुछ गोलियाँ खानी पड़ती थीं। डॉक्टर खुश थे क्योंकि मरीज लाइफ टाइम पेशेंट्स बने रहते थे और इंडस्ट्री खुश थी क्योंकि उनकी दवाइयाँ बिक रही थीं। तो सब ने इसके भरपूर आनंद लिए। परंतु हाल ही में कई साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये सोचा कि डायबिटीज़ का हम सोचते थे कि हमें समाधान मिल गया है, उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। पर अगर ये समाधान होता तो डायबिटीज़ के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं आना चाहिए था। तो जो दवाइयां हैं वो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स को रोक नहीं पा रही हैं और ये एक मॉन्स्टर जैसा बनता जा रहा है। धीरे धीरे इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं और लोगों के घर का, गवर्नमेंट का इतना बड़ा बजट इन हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है इन बीमारियों को डील करने के लिए। ये बीमारियां कौन सी थी? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों से कम दिखना, रेटाइनोपैथी जो डायबिटीज़ के सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो जाना, डायलिसिस पे पेशेंट को जाना, या फिर घाव का ना भरना, गैंग्रीन हो जाना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देख करके डॉक्टर्स भी ये सोचने पे मजबूर हुए कि कहीं हमने डायबिटीज़ के कंसेप्ट को समझने में गलती तो नहीं कर दी। आखिर देखिए, डायबिटीज़ में होता क्या है? आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को टॉलरेट करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूं। तो जब ये क्षमता कम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमको कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। पर हम करते क्या हैं? हम पूरी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को दवाइयों से मैनेज करते हैं। अब इस बात को अगर हमको दूसरी तरह से समझना हो, एक आसान उदाहरण से, तो एक पानी की टंकी है, हम रोज एक पाइपलाइन लगा करके उसको भरते हैं। अब किसी दिन वो पाइप फट गया तो आधा पानी लीक हो जाएगा, आधी टंकी भरेगी। अब दो रास्ते हो सकते हैं, या तो हम उसी पाइप को रिपेयर किए बगैर उस टंकी को भरते रहें तो हमारा आधा पानी फैलेगा, आधा पानी टंकी में जाएगा, पर टंकी कुछ समय बाद भर जाएगी, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये दवाइयों वाला रास्ता है जिसमें साइड इफेक्ट भी आएंगे, जैसे पानी फैलेगा, कीचड़ होगी, कोई भी फिसलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम पानी डालना बंद करें, पाइपलाइन को पहले रिपेयर करें, उसके बाद में पानी भरें, जो डाइट वाला रास्ता है, जो थोड़ा मुश्किल है। तो उस सॉल्यूशन को बैक सीट पर डाल दिया गया और सभी लोग को लगा ये दवाइयों का रास्ता ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो 2-3 हजार साल से जो बीमारी चल रही है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो जो इतनी पुरानी बीमारी है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। पर अब लोगों की आंख खुल रही है कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई और समाधान होना चाहिए, हमने इसे समझने में गलती किया है। अब इसको दूसरे उदाहरण से अगर समझा जाए तो एक पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी पूरी फुल हो गई, अब आप उसमें और पानी डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो होगा ही होगा, जैसे आपके खून में शक्कर बढ़ जाती है। तो यहां हमें चाहिए कि हम जितना पानी रोज इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही उसको टॉप अप करें, तो ओवरफ्लो होगा ही नहीं। उसी तरह से हम हमारे शरीर में जो 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज खाते थे, उसको अगर हम 100-125 ग्राम की लिमिट में ले आए, जितना हमारी बॉडी मैनेज कर सकती है, तो ओवरनाइट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ना हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, ना दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंसेप्ट को आज हम LDCF डाइट में समझेंगे। इसके बाद में दूसरा डाइट का कंसेप्ट वेट लॉस में। अब इसकी कहानी भी लगभग 50 साल पुरानी है। अमेरिका के अंदर 70s, 80s और 90s में जब लोगों के पास में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो उनका एक बड़ा खर्चा घूमने फिरने पर और खाने पीने पर गया। पर उस पीरियड में ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्डियक केसेस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो इस पे ह्यूमन ट्रायल हुआ, रिसर्च का डेटा निकला। अब उस डेटा को मैनिपुलेट किया गया
खास तौर से किनके द्वारा? जो फूड इंडस्ट्री थी, क्योंकि उस समय फूड इंडस्ट्री बन रही थी, उसको सेल की जरूरत थी, उन्होंने फंडिंग किया और इसको मैनिपुलेट किया। कुछ फैक्ट्स को छुपाया गया और फैट को विलन के रूप में दिखाया गया कि अगर आप हाई फैट कंज्यूम करते हैं तो ये आपके खून की नलियों में जम जाता है और आपको हार्ट अटैक की रिस्क पैदा होती है। तो प्रमोट किया गया कि आप अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट कम कर दें। तो इसके कारण हुआ क्या? वो इंडस्ट्री जो इस लाइन में थी न्यूट्रिशन के, उनको बूम मिला। जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता या फूड चेन, उसके बाद में फ्रूट जूसेस या फिर कोल्ड ड्रिंक, बीवरेजेस। तो ये सारी इंडस्ट्री ने मिलकर के इस कंसेप्ट को प्रमोट किया और जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपके बॉडी के अंदर गई तो आपके लिवर ने जितनी आपके बॉडी ने एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए था उसे यूज किया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट आ गया उसको आपके लिवर ने फैट में कन्वर्ट कर दिया और इधर फैटी लिवर बन गया। साथ में पूरी बॉडी में फैट जमा होना चालू हो गया तो मोटापे के केसेस एकदम बाढ़ के जैसे बढ़ने लगे। शुरुआत अमेरिका से ही हुई, उसके बाद में चाइना, फिर इंडिया। तो आज की हालत ऐसी है कि इन कंट्रीज के अंदर ये टॉप 3 और 4 में आते हैं। तो इनके अंदर ओबेसिटी के केस बढ़े और ओबेसिटी आई तो फिर डायबिटीज भी बढ़ी। तो ये समस्या यहां पर शुरू हुई। तो होता क्या है, जब आप इतना हाई कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको फैटी लिवर और ट्राइग्लिसराइड और बाकी की सारी चीजें बढ़ाना चालू करता है। तो हार्ट के जो इंसिडेंसेस कम होने चाहिए थे उसकी जगह बढ़ गए। डायबिटीज के इंसिडेंसेस जो कम होने चाहिए थे वो उल्टे बढ़ गए और एक मॉन्स्टर क्रिएट हो गया। तो हमारे बॉडी में एनर्जी के बेसिकली 2 सोर्स हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट। अगर हम हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डालते रहेंगे तो ये फैट कभी यूटिलाइज होगा ही नहीं। और वेट लॉस का मतलब होता है फैट का यूटिलाइजेशन। तो अगर फैट यूज ही नहीं हुआ तो आप स्लिम कैसे होंगे? अब हम करते क्या है, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन इन्होंने क्या कंसेप्ट डाला, भोजन आप 3 टाइम पूरा खाइए नहीं तो आपकी मसल्स खत्म हो जाएंगी। 3 के साथ में इन्होंने 6 टाइम खाना खिलाना चालू कर दिया, 3 मिनी मील और घुसा दिए। अब 6 बार अगर आप अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब भी आप कुछ खाएंगे कार्बोहाइड्रेट आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो लगी हुई है ना कार्बोहाइड्रेट प्रमोट करने के लिए। ब्रेड ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, पिज़्ज़ा पास्ता ले लीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, हर चीज में तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जब आपके शरीर में टॉपअप होता है 6 बार तो फैट यूज कैसे होगा? तो सही सॉल्यूशन क्या था, हम अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम डालें, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा बॉडी फैट बर्निंग करना चालू कर देगी। सिंपल कंसेप्ट है। और जिन लोगों ने भी, अगर आपने वेट कम किया है तो आप ध्यान रखिए, जाने अनजाने में आप यही कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो फैट बर्निंग चालू हो जाती है। कंसेप्ट बेसिक यही है। इसे आज हम LDCF डाइट के अंदर अच्छी तरह समझेंगे। अब सबसे पहले हम LDCF डाइट के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं ये हम सबसे पहले समझेंगे, तभी आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा LDCF डाइट के लिए। LDCF डाइट से सबसे पहले आपकी ओबेसिटी एड्रेस होगी और उससे भी पहले आपकी डायबिटीज एड्रेस होगी। आपकी ब्लड शुगर 3 से 7 दिन में कंट्रोल में आने लगती है और आप लगातार अगर 6 से महीने से लेकर साल भर तक लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो संभव है आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। अब शरीर में होता क्या है, सबसे पहले आप सपोज करो स्लिम है यहाँ 20 साल के, अब सबसे पहले आपके बॉडी में ओबेसिटी आती है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से। ओबेसिटी के बाद में यही कन्वर्ट होती है डायबिटीज टाइप 2 में, और डायबिटीज टाइप 2 आएगा तो समय के साथ में आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि कोई भी दवाई इन साइड इफेक्ट्स को स्लो डाउन कर सकती है। यहां ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एलोपैथिक दवाइयां बेकार हैं, ऐसा आप ना सोचें। एलोपैथिक दवाइयां लेने से, मेडिसिन लेने से आपके ये सारे साइड इफेक्ट्स रोके नहीं जा सकते, पर ये स्लो हो जाते हैं। अगर आप ये दवाइयां नहीं लेंगे, हाई ब्लड शुगर रहेगा, तो जो साइड इफेक्ट आपको 5, 10 और 15 साल में आने वाले हैं वो 1-2 साल में ही आ जाएंगे। तो दवाइयों को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर दवाइयों को लेने से भी बेहतर तरीका है। क्या तरीका है? आप यहां डायबिटिक हुए, आपने यहां से ये यू टर्न मार लिया स्लिम के लिए, तो काम ही खत्म।
भाई जब मैं इस रास्ते पे चला ही नहीं तो मेरे को ना साइड इफेक्ट आएगा, ना मेडिसिन की गरज मिलेगी। जरूरी नहीं है मेरे को मेडिसिन खाना। तो अगर आप मोटे हैं, डायबिटीज नहीं हुई है, तो इधर से यू टर्न मार लें स्लिमिंग के लिए। और अगर आप डायबिटीज तक पहुंच गए हैं तो बजाय ये आगे के रास्ते पे चलने के आप यहां से यू टर्न मार लें स्लिमिंग के लिए। मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप स्लिम होती जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी फैट यूटिलाइज करेगी और आपकी डायबिटीज 3 से 7 दिन में कंट्रोल आ जाएगी। अब ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर। दूसरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी खून की नलियों का पतला हो जाना। जब आपके शरीर में चाहे मोटापा हो या आपको डायबिटीज हो, शुगर की मात्रा दोनों में ही ज़्यादा रहती है। आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें नॉर्मल दिखेगी ओबेसिटी के केस में, परंतु ओवरऑल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। वो बात अलग है, आपका लिवर इसको लगातार ट्राइग्लिसराइड में और फैट में कन्वर्ट कर रहा है और स्टोरेज में डाल रहा है। पर ये ग्लूकोज डायबिटीज के पेशेंट्स में खास तौर से आपके खून की नली की इनर लाइनिंग को डैमेज करता है और उसको रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाती है, जिससे खून की नलियां पतली हो जाती हैं। और ये ग्लूकोज आपकी खून की नलियों की दीवार में जाकर के बैठता है, उसको रिजिड कर देता है। तो इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर शुरू होता है। उसके बाद में जब ये नलियां पतली हो जाएंगी तो ब्रेन की अगर नली पतली हो गई तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट की पतली हो गई तो हार्ट अटैक, आंखों की पतली हो गई तो रेटाइनोपैथी, नहीं दिखेगा, किडनी की पतली हो गई तो नेफ्रोपैथी और फिर डायलिसिस किडनी फेलियर के बाद। उसके बाद में डिलेड वुंड हीलिंग, हाथ पैर की अगर पतली हो गई तो आपको कोई चोट लगी तो घाव भरेगा नहीं, आपको हो सकता है उंगली वगैरह कुछ काटना पड़े अगर काली पड़ गई तो। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हाथ पैर से सिग्नल लेकर के नसें जाती हैं, उनकी खून की सप्लाई पतली हो गई तो सिग्नल लाने ले जाने में तकलीफ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स करने में समस्या आएगी। पीसीओएस, फैटी लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट जो आपके खून में आता था लिवर ही तो कन्वर्ट करता था फैट में, उसने अपने पास भी जमा कर लिया, तो इसने लिवर ने ही यहाँ पे फैट दबा लिया, अब आपको फैटी लीवर हो गया। तो जैसे ही आप लो कार्ब डाइट पे जाएंगे, सबसे पहले एनर्जी देने को फैट अपना ही, जो आपका लिवर है अपना ही फैट इस्तेमाल करेगा, तो फैटी लीवर गायब। फिर जो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपको एनर्जी देने में यूज होंगे, कीटोन्स में कन्वर्ट होंगे, एनर्जी देंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप लो कार्ब डाइट पर आ गए हैं, लो फैट डाइट पे आ गए हैं, एलडीसीएफ डाइट में। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होने लगेंगे, एलडीएल, वीएलडीएल, जीजीटी, मतलब आपके लिवर के फंक्शन नॉर्मल होने लगेंगे। स्लीप एपनिया की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, रात में नींद नहीं आती, बार बार खुल जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण, उसका भी इसमें सॉल्यूशन निकलेगा जैसे ही आपका वजन कम होगा। तो एलडीसीएफ डाइट का एग्जैक्टली अब हम ये समझेंगे, ये तो देखिए फायदे समझे, अब इसका मतलब क्या है। तो एलडीसीएफ डाइट जो है उसका मतलब है लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट। एलडीसीएफ डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो आम आदमी 250 से 400 ग्राम खाता है, इस डाइट में 100 से 125 ग्राम हमें देना है, वो भी हेल्दी कार्ब्स देने हैं। और फैट अगर आप ओबीज हैं तो 30 ग्राम, दुबले पतले हैं तो मैक्सिमम लिमिट 50 ग्राम की। तो इस रेंज के अंदर हमारे को एलडीसीएफ डाइट के अंदर चीजें देनी हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। मैं इतनी देर से कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं, तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है 4 तरह का होता है अगर हम टेक्निकली देखें तो। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड मतलब लैक्टोज जो दूध में होता है, माल्टोज और स्यूक्रोज मतलब आपकी चीनी शक्कर। ओलिगोसैकेराइड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते नहीं है, मैंने लिखे नहीं है इसको, इसके लिए इनके एंजाइम ही नहीं है। पॉलीसैकेराइड में सबसे बड़ा समस्या जो आपके डायबिटीज के लिए मेन जिम्मेदार है, आपको जीवन भर मरीज बना के रखता है, वो है स्टार्च। ये मेन कल्प्रिट है। साथ में इसके इसी कैटेगरी में आता है फाइबर, पर ये आपके स्टूल बनाने के लिए, मोशन बनाने के लिए जरूरी है, ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। पर ये स्टार्च आपके इंटेस्टाइन में जाकर के सीधा ग्लूकोज बनाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है
ये छोटा मोटा चीज नहीं बनाएगा, सीधा ग्लूकोज बनाएगा। जो आप पैकेट लेते हैं ना, वो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकॉन डी का जैसे पैकेट लेते हैं। तो ये इतना खतरनाक है स्टार्च, और इसकी मल्टीपल चेन होती है, सैकड़ों मॉलिक्यूल एक स्टार्च के मॉलिक्यूल से बनते हैं, ग्लूकोज के। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है और इसे समझना जरूरी है। अब इसको हम सिंपल भाषा में तोड़ करके समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का है, मीठा कार्बोहाइड्रेट, फीका कार्बोहाइड्रेट। मीठा कार्बोहाइड्रेट हम हमारे भोजन में मात्र 10 से 15% खाते हैं, पर सोचते क्या है कि भाई मैं तो पूरा परहेज कर रहा हूं, पर परहेज हो कितना रहा है, मुश्किल से 10%। इसके लिए तो आपकी डायबिटीज अभी तक कंट्रोल नहीं आई। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक लोग मरीज बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परहेज कर रहे हैं 10%, सोच रहे हैं कि मैं 90% क्या 100% परहेज कर रहा हूं। वो तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मीठे कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो 10 से 15% है, आता है शुगर, शक्कर, गुड़, रॉक शुगर मतलब मिश्री या खांड, उसके बाद में हनी और मिठाइयाँ। ये मात्र 10 से 15% आपकी डाइट का है। तो ये आप परहेज कर भी लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपकी डायबिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा, बहुत मामूली सा। पर जो मेन कल्प्रिट है वो है ये स्टार्च। ये है 85 to 90% ऑफ योर टोटल कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। और हमारी डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट है? 60%। 60% कार्बोहाइड्रेट, बाकी के 40% में प्रोटीन और फैट। तो आप सोच लीजिए आप किस पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इसमें आता क्या है स्टार्च में? राइस और राइस से बने प्रोडक्ट जो हम आगे देखेंगे, गेहूं, गेहूं से बने प्रोडक्ट, उसके बाद में कुछ अन्य चीजें जैसे साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर मैंने सारी ही चीजें आपकी रोक दी तो फिर आप खाएंगे क्या? वो भी हम देखेंगे। आपको खाने को भरपूर मिलेगा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा मिलेगा। अब हमको करना क्या है? हमको अगर 100 से 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है डाइट में 250 और 400 ग्राम की जगह, तो हमें डिवाइड कैसे करना होगा? ब्रेकफास्ट में 40 ग्राम, लंच में 40 ग्राम, डिनर में 40 ग्राम, तो ये 120 ग्राम हो गया। मिनिमम 100 ग्राम, मैक्सिमम 125 ग्राम, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अब हम खाएंगे क्या वो भी देखेंगे, पर उसके पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग से। मॉर्निंग में हम क्या लें? तो दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग टी, कॉफी या ग्रीन टी से। इसको हम लेंगे स्टीविया डाल के, शुगर फ्री स्वीटनर स्टीविया इस तरह के पत्तियों से बनता है और इसके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली नहीं है। या फिर मोंक फ्रूट से भी एक शुगर फ्री स्वीटनर बनता है, वो आप ले सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या आप मेरे असिस्टेंट को भी बोल सकते हैं इसके लिए। आपको क्या नहीं लेना है वो है शक्कर, गुड़, मिश्री या खांड और हनी। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हनी और गुड़ जो है वो तो नेचुरल है, तो ये कम नुकसान करेगा। भाई नॉर्मल आदमी के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए डायबिटीज में लगभग 90-95% सेम नुकसान करेगा जितना शक्कर कर रही है। तो आप इस भ्रम से बाहर आ जाइए, ठीक है? तो ये चारों चीजें अवॉइड करें। मिल्क हमको अवॉइड करना है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में इस तरह की थ्योरी है कि कई केसेस में ये देखा गया है कि जो जर्सी गाय का दूध होता है वो जिम्मेदार है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। पर टाइप 2 में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फिर भी एनिमल फूड होने के कारण ये आपके खून की नलियों में, बॉडी में स्वेलिंग बढ़ा सकता है, इसीलिए इसे रोका जाता है। फिर भी आपको अगर लेना ही है तो आप थोड़ी मात्रा में देसी गाय का A2 मिल्क ले सकते हैं, अदरवाइज इसको रेस्ट्रिक्टेड रखें। मैं एक पहलवान से मिला, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा भाई ऐसा तुम क्या खा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी डाइट तो सही है। बाद में मालूम पड़ा कि वो 1 से 1.5 लीटर दूध पीता था रोज का। तो एक 100 ग्राम दूध के अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब 1 चम्मच शक्कर है नेचुरल। तो अगर उसने 1 लीटर भी अगर पी लिया, मतलब
1000 ml, तो उसमें 50 ग्राम शक्कर हो गई, और 1.5 लीटर पिया तो 75 ग्राम शक्कर हो गई। दिन का आधे से पौना कोटा तो वहीं खत्म हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इससे आप लोग बचें। अब इसके बाद में लोग अक्सर मॉर्निंग के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं, तो हम निगाह डालेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट्स को सेफली लिया जा सकता है। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले हमारी सेफ लिमिट जो है वो है 30 ग्राम की। अगर आप स्लिम ट्रिम हैं तो एट द मोस्ट आप 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तो 30 ग्राम के ऊपर ना जाएं। इसके बाद में इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डायबिटीज़ फ्रेंडली है, दूसरा डायबिटीज़ नॉन फ्रेंडली है। जो डायबिटीज़ फ्रेंडली हैं इन सब के अंदर 50 ग्राम प्लस फैट होता है, इसलिए मैंने लिमिट बनाई है 30 ग्राम की, क्योंकि अगर 100 ग्राम खा लिया तो 50 ग्राम फैट आ गया उसी में। तो 30 ग्राम में क्या होता है, 5 से 7 बादाम, 2 से 3 या 4 दाने ऐसे अखरोट के, मतलब 2 पूरे अखरोट हो गए। ये सबसे सेफ है। और इसको हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ज़रूरी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो हमको यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ में अगर आप दुबले पतले हैं तो पीनट्स सेफली लिए जा सकते हैं। कैशू और मतलब काजू और पिस्ता भी लिया जा सकता है। इनमें 15 से 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि इन तीनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट विदिन 10 ग्राम होता है पर 100 ग्राम। परंतु फैट सभी के अंदर 50 ग्राम से ऊपर है, इसलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको सावधानी से लेने को कहा जाता है, उसमें ये नहीं ले ऐसा बोला जाता है। वहीं पर हार्ट के मरीजों को ये सेगमेंट पूरा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट नहीं है। परंतु डायबिटीज के मरीज के लिए 50 प्लस कार्ब्स हैं इसके अंदर, तो उनके लिए ये डेंजरस है। तो ये अवॉइड करने हैं। क्या क्या, लोटस नट, कई जगह पे लिखा रहता है मखाने खाओ, मखाने में बहुत अधिक फाइबर है, परंतु इसमें 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये बहुत हाई मात्रा है। फाइबर भले इसमें 14 ग्राम, 16 ग्राम, 15 ग्राम के आसपास हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग मेंशनिंग होती है, पर हाई कार्बोहाइड्रेट है, तो एक 8-10 पीस आप ले सकते हो, पर ऐसा नहीं कि कटोरा भर के खाने बैठे। उसके बाद में अंजीर, लोग कई बार फाइबर कंटेंट के कारण अंजीर सुबह में भिगा करके लेते हैं, इसमें भी 50% से ऊपर कार्ब है, तो इसे भी अवॉइड करें। डेट्स मतलब खजूर, किशमिश, एप्रिकॉट जो सूखे आते हैं, उसके बाद में कुछ एक ड्राई फ्रूट जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, कीवी, इनमें भी 35 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, तो इन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये सारा सेगमेंट अवॉइड होगा। सबसे सेफ है बादाम और अखरोट, इनको या तो सुबह ले लें या फिर इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से ये अच्छी चीज़ है, इसको लिया जा सकता है। पर पर्पस हमारा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट के लिए, ये उसका पर्पस है। अब हम आते हैं हमारे मेन ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो ब्रेकफास्ट में 3 ऑप्शन सबसे सेफ हैं। पहला ऑप्शन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्यों सेफ हैं? बहुत समय, सालों तक तो यही डिलेमा रहा। अक्सर लोग बोल दिया कर देते थे, इवन डॉक्टर्स भी, कि फ्रूट ना खाएं, मीठे होते हैं, जबकि पिछले 70 साल की रिसर्च ये दिखाती है कि फ्रूट्स डायबिटीज में नुकसान नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हेल्दी कार्ब्स हैं जो इंसुलिन से इजीली मैनेज हो जाते हैं। नंबर 3, फ्रूट्स के अंदर भारी मात्रा के अंदर विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालेंगे? अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ध्यान रखना, तो उसमें से 100 कम कर दें तो 60 किलो आ गया आपका आइडियल वेट। उस 60 का 1% मतलब 600 ग्राम तक आपकी सेफ लिमिट है फ्रूट्स की। तो इतना आप कंज्यूम कर सकते हैं। और कौन से फ्रूट कंज्यूम करें? जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम है, 15-20 ग्राम की रेंज में है, पर जो 15 ग्राम की रेंज में है, पर जो 20 ग्राम या 15 ग्राम के ऊपर के फ्रूट्स हैं, जैसे केला या फिर सीताफल या सिंघाड़ा, जैक फ्रूट,
इनको आप अवॉइड करें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं आम खा सकता हूँ, एक आध स्लाइस ले सकते हैं। क्या मैं अंगूर ले सकता हूँ, 2-4 अंगूर भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल ले सकता हूँ, एक आध स्लाइस ले सकते हैं। पोमेग्रेनेट ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत वो भी दाने लिए जा सकते हैं। पर ऐसा ना करें कि आम लेके आधा किलो बैठ जाए। आपने करना क्या है, मिक्स फ्रूट लेने हैं। सबसे अच्छे फ्रूट कौन से हैं, संतरा, मौसम्बी, तरबूज। अब तरबूज के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, पर लोड जो है 4 से 6 ग्राम का है 100 ग्राम में, तो वो भी 100 ग्राम 200 ग्राम तक लिया जा सकता है। फिर मस्क मेलन, खरबूज, उसके बाद में सेव, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, प्लम, एप्रिकॉट, जामुन, स्टार फ्रूट, अवोकाडो बहुत अच्छा है, परंतु अपने यहाँ पे ट्रेंड कम है उसको खाने का। उसके बाद में कीवी लें, एप्पल लें, गुआवा लें, उसके बाद में पपाया लें, बहुत हेल्दी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रूट्स में ली जा सकती हैं। मिक्स करके बास्केट बनाएं और इसको लें, पर ध्यान रखें फ्रूट जूस नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही फ्रूट जूस लेंगे आपके जो इसके अंदर कार्ब्स का कंसंट्रेशन है, ये जो हेल्दी कार्ब, ये मात्रा बढ़ जाएगी, बाकी की सारी चीज़ें की परसेंटेज घट जाएगी, क्योंकि जो लुगदी निकल जाएगी उसमें फाइबर गया बाहर, साथ में कई विटामिन मिनरल गए बाहर। तो आप इसमें स्मूदीज लें। आप ऑनलाइन देखेंगे ना, गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब पे देखेंगे हेल्दी स्मूदीज फॉर डायबिटीज़, 85 स्मूदीज मिल जाएंगी जो फ्रूट और सैलड के साथ में है। आप स्मूदीज ले सकते हैं, परंतु जूस नहीं ले सकते। ध्यान रखें, फ्रूट आप खा सकते हैं पर जूस नहीं ले सकते। दूसरा ऑप्शन है दाल के बने चीले। रात में दाल को भिगा दें, सुबह में बैटर बनाएं, भाजियां चॉप करके डालें, मिर्च मसाला डालें, चटनी के साथ में खाएं। फर्स्ट क्लास ऑप्शन है नाश्ते के अंदर। दालों में 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है पर 100 ग्राम, पर जब आप इसको सोक करते हैं तो पानी के कारण परसेंटेज घट जाता है, तो आपको काफ़ी कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पर प्रोटीन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो दालों के बनाएं या फिर बेसन के बना लें, ठीक है। फिर जो नॉनवेज लेते हैं, अंडा ले सकते हैं, पर अंडे में येलो पोर्शन नहीं लेना है। एग वाइट 3 अंडे 2 अंडे तक आप ले सकते हैं सेफली, पर वाइट पोर्शन, चाहे ऑमलेट बनाएं चाहे आप बॉईल करके लें, आपका चॉइस है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें जो हेल्दी हैं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, जैसे खमन, ढोकला, मेदू वड़ा। आप कहीं बाहर बैठे हैं, इडली डोसा सामने आ रहा है नाश्ते के अंदर, तो उसकी जगह आप मेदू वड़ा लें। मेदू वड़ा दाल का बनता है, साथ में सांभर लें, नारियल की चटनी लें, आपको नुकसान नहीं करेगा। सत्तू, भुना हुआ चना, उसके बाद में दाल भजिए भी लिए जा सकते हैं अगर कहीं आप फंस जाएं, हालांकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो सोच समझ के लें। उसके बाद में वेजिटेबल जैसे सैलड्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, और स्प्राउट ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, और स्प्राउट्स की अच्छी सी भेल बना करके लें। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम ब्रेकफास्ट के अंदर सेफली ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम क्या नहीं ले सकते, और ये जो क्या नहीं ले सकते सेगमेंट के कारण ही आप डायबिटीज़ के मरीज इतने सालों से बने हुए हैं। अगर ये सेगमेंट आपने समझ लिया तो आपने जंग जीत लिया। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो राइस और राइस के बने हुए आइटम जैसे पोहा, ये सारी चीजें जो मैं यहां दिखा रहा हूं ना, ये एक चॉकलेट के जैसी हैं। आप सोचते होंगे इसको बहुत हल्के में लेते होंगे। 70% कार्बोहाइड्रेट, पोहा बनता किससे है? चावल से। 70% कार्बोहाइड्रेट, पोहा खाना चॉकलेट खाना एक सा ही है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस शेयर करता हूं। बॉम्बे के एक नामी हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ। सामने मैंने 3 पेशेंट ऐसे देखे, 2 का बाईपास सर्जरी हो चुका था, एक लेडी थी उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, तीनों डायबिटिक और तीनों इंसुलिन पे। ये इतना बड़ा संयोग मेरे को देखने मिला, और सुबह सुबह जाने को मिला तो उस समय नाश्ता उनका आया। अब देखिए इस सीन का मैं फ़ोटो खींचना चाहता था पर मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ मैं आईसीयू में किसी का फ़ोटो खींचूं तो कोई भी ऑब्जेक्शन लेगा। 1 चम्मच से पोहा खा रहे हैं जो 70% कार्ब है, और दूसरी जगह सिस्टर इंजेक्शन लगा रही है इंसुलिन का बाह में। आप सोचिए कितना बड़ा क्राइम हो रहा है। मैंने बाहर निकल करके डाइटिशियन को बात किया, वहाँ मालूम पड़ा हॉस्पिटल में 6 डाइटिशियन हैं। जब उनसे मैंने ये सवाल किया कि सिस्टर ये क्या है, मैडम ये क्या है,
तो वो बोली कि सर हम क्या करें, हमारी डॉक्टर सुनते नहीं, उनको लगता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। वो बोलते हैं आपको ज़्यादा मालूम है कि हमको ज़्यादा मालूम है। तो फिर हम चुप हो जाते हैं। और जब मैंने उन मरीजों में देखा तो एक पेशेंट का इसके बावजूद भी HbA1c बढ़ा हुआ था, नॉर्मल रेंज के ऊपर 7 साढ़े 7 के आसपास था। तो ये सीरियस इश्यूज हैं। और पोहे के साथ में दूसरी चीज़ें जैसे खिचड़ी में आप दाल जरूर मिलाते हैं, परंतु उसके बाद में भी ये हाई कार्बोहाइड्रेट स्टफ है। कुरमुरा, आज ही सुबह मेरी एक से बात हो रही थी, बोल रहा साहब कुरमुरा। मैंने कहा हाँ भाई, ये कुरमुरा जिसको आप लाई बोलते हैं, भेल खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये जो आप वजन घटाने के लिए भी यूज करते हैं इसको कि ये तो लाइट वेट है, ये कोई लाइट वेट नहीं है। ये 70% से 75% कार्बोहाइड्रेट है। ये आपके ना वजन को घटने देगा, ना आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल होने देगा। इसके बाद में चावल के बने पापड़, चावल की बनी रोटी, हमारे महाराष्ट्र और केरला साउथ में तो ये चलती ही है, तो ये आपने बंद करना पड़ेगा टोटल। उसके बाद में इडली डोसा, दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। और अवॉइडेड की लिस्ट खाली इतनी ही नहीं है, अवॉइडेड की लिस्ट में और भी कई सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि अनाज के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे को अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए यहां है गेहूं, ग्रेन्स या फिर इसकी बनी हुई चीजें, अनाज की बनी हुई चीजें। इसमें क्या आता है, दलिया। जी हाँ, आप सोचते हैं दलिया हेल्दी है, पर डायबिटीज के मरीज के लिए कुछ हेल्दी नहीं है। 62% कार्बोहाइड्रेट जो आपके पेट में जाके सीधा ग्लूकोज बनाएगा। आप सोचिए, आप दूध के साथ में फीका लेते हैं, परंतु दूध डाला वो गलत, और प्योर आपने दलिया लिया वो गलत। 62% कार्बोहाइड्रेट है, 62% ग्लूकोज है। और अगर आपको दलिया खाना ही है तो आप इस तरह से बनाएं, जैसे देखिए यहाँ पर शिमला मिर्च, दूधी, लौकी, ये मिर्ची डाली है, साथ में मटर है, स्प्राउट है ढेर सारा, टमाटर है। इसके साथ में ये जो आपको 6 भाग दिख गए, इसके साथ में 1 भाग दलिया है, तो ये नमकीन दलिया चलेगा। पर जो आपका दूध दलिया है नहीं चलेगा। ब्रेड, चाहे वाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड के अंदर 70% कार्ब, वाइट ब्रेड के अंदर 65% कार्ब, तो फर्क कितना सा। फिर उसके बाद में नूडल्स, 70% मैदा। इसके बाद में पिज़्ज़ा पास्ता, यहाँ ये पिज़्ज़ा पास्ता में ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका चीज़ आ रहा है उसमें परेशानी नहीं है, परेशानी है इसकी जो ब्रेड है उसमें, इसको अवॉइड करें। इसके बाद में उपमा, ये तो आप सुबह सुबह खाते ही खाते हैं। ये बनता है रवे का, 67% कार्बोहाइड्रेट, किसी चॉकलेट से कम नहीं है। इसके बाद में आइए रस्क। क्या प्रेम से बताते हैं मरीज कि अरे मैं तो चाय के साथ में 2 रस्क खाता हूं। भाई साहब 70% कार्ब, मैदा। इसके बाद में खारी। फिर आ जाइए आप सबसे बड़े कल्प्रेट, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, शुगर फ्री बिस्किट, 72% कार्बोहाइड्रेट, एक बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर, और लिखते हैं हम डायबिटीज फ्रेंडली हैं। गोल वाला बिस्किट, आप उसका रैपर तो उठा के देखिए, 100 ग्राम के अंदर 60 से 72 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट है। ये सीधा ग्लूकोज बनाएगा। भाई शक्कर नहीं डाल रहे हो पर कार्बोहाइड्रेट तो है, स्टार्च तो है। ये खाने के लिए फीका है पर अंदर जाकर के तो चॉकलेट है ये। तो ये बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं। ये ना समझ तो नहीं हो सकते। वो तो अच्छा है मैं एडवोकेट नहीं हूं, ठीक है। इसके बाद में ब्रेड जैम ना लें। जैम फ्रूट के साथ में शक्कर, प्योर शक्कर, और ब्रेड अपने आप में 70% कार्ब। इसके बाद में साबूदाना 80% कार्ब। फिर कॉर्नफ्लेक्स 80% कार्ब। यही वो इंडस्ट्री है जिन्होंने सबसे अधिक बच्चों को मोटा किया है, ठीक है। इसके बाद में वड़ा, समोसा, हमारे इंडियन स्नैक्स भी कम नहीं है। इट इज फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीजों को अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे, आपकी ब्लड शुगर रॉकेट हो जाएगी, और यही चीज है जो आपके ब्लड शुगर को, डायबिटीज को नॉर्मल नहीं होने देता। तो यहां हमारा ब्रेकफास्ट का सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे लंच के सेगमेंट पे। देखिए लंच के अंदर हमें करना क्या है, शुरुआत करनी है, लंच हो या डिनर हो, दोनों के अंदर सेम स्टफ रहेगा दोनों के अंदर। शुरुआत हम करेंगे हमारे सैलेड्स के साथ में।
अगर वजन आपका 60 kg आइडियल है, मतलब फिर वहीं आऊँगा, हाइट 160 सेंटीमीटर, 100 घटा दीजिए, 60 kg आइडियल वेट हुआ, मतलब 1% 600 ग्राम सैलेड की आपकी लिमिट है। अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो 100 हटाइए, 80 किलो आपका नॉर्मल वेट है, तो 400 ग्राम सैलेड की आपकी लिमिट हुई ब्रेकफास्ट में और 400 ग्राम डिनर में, 400 ग्राम लंच में और 400 ग्राम डिनर में। तो ब्रेकफास्ट में, लंच में पहले शुरुआत करें आप सैलेड से, और उसके बाद में स्प्राउट 75 से 100 ग्राम, क्योंकि प्रोटीन भी हमारे को चाहिए। अब इसके बाद में हम आते हैं वेजिटेबल्स पर। करी वाली भाजी, करी वाली भाजी में दो सेगमेंट हैं, वेज और नॉन वेज। वेज के अंदर प्रोटीन स्टफ ही लें, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। कितना? फीमेल्स में लगभग 50 ग्राम, 45 से 50, मेल्स में लगभग 55 से 60 ग्राम। ये वजन के हिसाब से बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब दाल प्रोटीन से फुल है, या तो दाल लें या सोया वड़ी लें, या फिर पनीर, पर मिल्क प्रोडक्ट होने के कारण हम इसको अवॉइड करते हैं, तो टोफू लें जो सोयाबीन से बनता है। तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर प्रोटीन का एक हद तक सॉल्व होता है। हालांकि आटे के अंदर भी प्रोटीन होता है, ध्यान रखिए, आटा बिना प्रोटीन के नहीं होता। इसके बाद में जो लोग नॉनवेज लवर हैं वो लोग चिकन, एग वाइट, हाँ, येलो पोर्शन नहीं लेना। एक येलो के अंदर 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है, आपके हार्ट को नुकसान देगा। तो चिकन, एग वाइट या फिश, इनमें से कोई भी चीज़ लें, पर फैट वाले हिस्से ना लें, फैटी फिश ना लें। प्रोटीन वाले हिस्से लें चिकन में भी, और रेड मीट को पूरी तरह से अवॉइड करें। तो ये आपके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बनता है ग्रेवी वाली करी भाजी के अंदर। अब हम आते हैं अपनी ड्राई वेजिटेबल में। ड्राई वेजिटेबल में आप कोई भी भाजी ले सकते हैं, कोई भी भाजी, एक्सेप्ट 7। उसमें क्या है? ये 7 भाजियां वो हैं जिसमें 17-18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम से ज़्यादा है। बाकी सारी भाजियां, जैसे हरी भाजियां, मेथी लो, पालक लो, बथुआ लो, अरबी का पत्ता लो, मूली का पत्ता लो, कोई भी हरी भाजी पत्ते वाली, या फिर सेम, फली, बैंगन, टिंडे, कद्दू, लौकी, तोरई, भिंडी, कोई भी भाजी आप ले सकते हैं एक्सेप्ट दो 7। आलू, शकरकंद, उसके बाद में जमीकंद जिसको बोलते हैं, भुट्टा। भुट्टे में एक बात याद रखना, भुट्टे के दाने नहीं ले सकते। नंबर 2, ड्राई भुट्टा, मक्के का आटा नहीं ले सकते, 66% कार्ब। इसके बाद में उसके जो आप पॉपकॉर्न बनाते हैं नहीं ले सकते। इसके बाद में मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ही अंदर बताया था कॉर्नफ्लेक्स, वो नहीं ले सकते। आप क्या ले सकते हैं कॉर्न में? बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न में 4 ग्राम 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज सेफ फॉर यू। तो कॉर्न में खाली बेबी कॉर्न, नो अदर कॉर्न। टेरो रूट, अरबी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हाई फाइबर होने के कारण डायबिटीज के मरीज ले सकते हैं, ये धीरे धीरे ब्लड में शुगर बढ़ाएगा। परंतु भाई शुगर बढ़ाएगा, इसमें लोड सबसे अधिक है इन सारी भाजियों के अंदर। तो मेरे हिसाब से टेरो रूट नहीं लेना चाहिए। अरबी के पत्ते लिए जा सकते हैं। फिर जैक फ्रूट, इसको लोग कच्चा भी खाते हैं भाजी के अंदर, और पके हुए फल के रूप में भी खाते हैं। दोनों में अवॉइड होना चाहिए डायबिटीज में। और कच्चा केला जो हम सब्जियों के अंदर खाते हैं वो भी अवॉइड होना चाहिए। अब यहां पर मैं एक चीज बोलूंगा, अगर इतना सब होने पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डाइट में आपको कुछ क्लियरेंस नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इतना सब समझने के लिए, हालांकि मैंने एक एक चीज़ क्लियर करके बताई है आपके डाइट में, आगे भी बताऊंगा। पर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको डाइट और अच्छे से समझनी है, क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल और 20 साल से मरीज बने हुए हैं तो मरीज बने रहने में कोई समझदारी नहीं है। आपने हज़ारों रुपया डाला होगा, खर्चा किया होगा इसको कंट्रोल करने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इस डाइट में नहीं समझ पा रहे, तो आप एक पर्सनल पेड कंसल्टेशन भी इन नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। मैं आपको आपकी डाइट डिज़ाइन करके दूंगा, साथ में मेरे जो डाइटिशियन है वो आपको उसके चार्ट्स भी अलग से देंगे। अदरवाइज
ये आपके लिए फ्री अवेलेबल है, आप इसको 2 बार सुने, 4 बार सुने, अपनी डाइट मैनेज करें। इतना पक्का है 3 से 7 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगी। जैसे ही आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगे, आप आपके डॉक्टर से बात करें कि आपकी ये डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, उन डोजेस को आप रीशेड्यूल करा के ले लें, नहीं तो आपको चक्कर आएगा। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ के अंदर डाइट फॉलो करेंगे, ब्लड शुगर नीचे आएगी और आप पुराने डोजेस दवाई के लेते रहे तो आपको चक्कर आएगा, वो रिस्क बन जाएगी। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप अपने डॉक्टर को बार बार ब्लड शुगर चेक करके उनको बात करें, अपने दवाइयों के डोजेस को रीशेड्यूल करें। ध्यान रखें, मैं आपको दवाइयाँ बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। और 15 दिन से 1 महीने में अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ में मेडिसिन नहीं छूटी, मतलब आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को मेरे से बात करके रेक्टिफाई करिए, आपका 100% इसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो लोग इंसुलिन पे हैं 2 से 3 महीने में उनका इंसुलिन भी छूटने लगता है अगर इस डाइट को वो फॉलो करें तो। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ। टाइप 1 के अंदर ये संभव नहीं है, आपके खाली इंसुलिन के डोजेस घटेंगे। ठीक है, तो इन सारी भाजियों को हमें अवॉइड करना है। अब इसके बाद में हम मेन स्टफ के अंदर आएंगे, जो है रोटी चपाती, हमारा मेन स्टेपल फूड। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि चावल बंद कर दिया था, गेहूं बंद कर दिया था, तो अब खाने के अंदर फिर बचा क्या, तो वो अब हम समझ के लेंगे। तो देखिए, आपके लंच में और डिनर में आप चपाती ले सकते हैं अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तो। पर अगर आप दुबले पतले हैं, अंडरवेट हैं, तो आप चपाती की जगह पराठा लें। क्यों पराठा लें, क्योंकि उस पर जो घी लगेगा वो फैट है, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। तो फैट आपको चलेगा, परंतु ये इंश्योर कर लेना कि आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। अगर वैसा है तो कंट्रोल करके चलें, अगर वैसा नहीं है तो रोटी की जगह आप पराठे खाएं। अब एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर होती है, 4 चम्मच एक रोटी में शक्कर होती है। तो अगर किसी इंसान ने 10 रोटी, मेरे पे पेशेंट हैं साहब, मैं 2 रोटी सुबह में नाश्ते में खाता हूं या 3 खा लेता हूं और दोपहर में 4 और रात को 4, तो 10 रोटी में 4 चम्मच के हिसाब से 40 चम्मच शक्कर हो गया। या एक रोटी के अंदर अगर 20 ग्राम शक्कर है तो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज यहां घुस गया, तो आपकी ब्लड शुगर क्या कंट्रोल आएगी। आप चौंक रहे होंगे, एक रोटी में 4 चम्मच, जी हां, 35 ग्राम की रोटी में 4 चम्मच तक, 3.5-4 चम्मच तक शक्कर होता है गेहूं की रोटी में। अब आप सोचेंगे कि मैं तो गेहूं की खाता ही नहीं, मैं तो फला नहीं खाता हूं। चिंता मत करो, आगे बताता हूं मैं। तो कोई भी रोटी खाते हो आप, चाहे मिक्स ग्रेन की हो, आपको मैं आगे पूरा क्लियरेंस दूंगा इस पे। अभी मैं गेहूं की रोटी पे बात कर रहा हूं। तो 4 चम्मच शक्कर होती है। अब 4 को 2 में कैसे कन्वर्ट करें, आधा ठीक, क्योंकि 100 ग्राम आटे में 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 100 ग्राम आटे में 3 रोटी बनती है। अब हम क्या करें, लौकी लें, दूधी, बॉटल गार्ड, ये लें। इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको छीलें, बीजे निकालें, उबालें, मिक्सर में डालें, इसका चटनी जैसा पेस्ट बना लें। देखिए, पानी नहीं डलेगा जरा भी, चटनी जैसा पेस्ट बन गया, उसको परात में डालें, इसमें अपना आटा मारें। तो आधा दूधी, आधा आटा, पानी की एक बूंद नहीं। तो क्या होगा, जो 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था 100 ग्राम में, वो 100 ग्राम अगर लिया तो 200 ग्राम में वो ठीक आधा हो जाएगा, लगभग 32 ग्राम। क्यों, क्योंकि बॉटल गार्ड में 3 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जबकि आटे में कितना है, फ्लावर में कितना है, 62 ग्राम। तो 62 ग्राम प्लस 4 ग्राम मिला तो कितना हो गया, 66, और डिवाइडेड बाय 2 तो 33 ग्राम, ठीक आधा हो गया। 3 रोटी बनी, एक रोटी में 11 ग्राम या 10 ग्राम शक्कर रह गई, मतलब 2 चम्मच। तो हम सीधे 4 से 2 चम्मच पर आ गए। अब 2 से हम आधी चम्मच पर भी आगे जाएंगे। तो ये आधी चम्मच, जिसको ज्यादा सीवियर है डायबिटीज, वो ये आधी चम्मच वाला नुस्खा अपना सकता है। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। तो अब लौकी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पंपकिन ले लें, कद्दू, या फिर कुकुम्बर, बीटरूट, गाजर, या फिर ऐशगार्ड जिसका पेठा बनता है। तो इन आइटम्स के अंदर
पानी जरा भी नहीं डलेगा। गाजर में थोड़ा बहुत डल सकता है, पर बाकी किसी में भी पानी नहीं डलेगा। पानी किस में डालना पड़ सकता है? अगर आपने मेथी पालक ली तो, पर इन आइटम्स में पानी एक बूंद भी नहीं डलेगा। सीधा आटा माड़ा जाएगा, उबालो, मिक्सर में डाल के चटनी जैसा पेस्ट बनाओ, परात में डालो, उसमें आटा मार दो, जो भी आटा है। अभी हम गेहूं की बात कर रहे हैं, तो 4 से 2 पे आ गए। अब 2 से आधे पे कैसे पहुंचना है हम आगे देखेंगे। तो अब देखिए, जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट है इसके साथ में कुछ वो मैं अब आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं। रेस्ट्रिक्टेड में सबसे पहले राइस। कौन कौन से राइस जो मार्केट में आते हैं? वाइट राइस, 75% कार्ब, मतलब आप समझ लीजिए कैसा सुपर शुगर है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक लोड अबाव 70 का। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है बासमती राइस या डायबिटीज राइस। ये स्पेसिफिक राइस है जो साउथ में मिलता है, 15048। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज फ्रेंडली है। क्यों फ्रेंडली है? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 55 के बीच है, तो ये गुड है। क्योंकि यहां जो व्हाइट राइस था ये तो 70 के आसपास है, यहां रह गया मात्र 50 से 55, तो ये आपके ब्लड में धीरे धीरे शक्कर बढ़ाएगा, पर लोड पूरा है वही 70 ग्राम के आसपास। तो मेरे हिसाब से कोई भी राइस परफेक्ट नहीं है, ये सब गिमिक है, मार्केटिंग है, रोकें उसको। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है, कंट्रोल करनी है, तो आप इसको अवॉइड करें। इसके बाद में नेक्स्ट राइस कौन सा आता है? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस व्हाइट राइस में 3-4% का फर्क है। ब्राउन राइस के अंदर कितना आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 70 ग्राम, 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट। तो ये भी गेहूं से तो वर्स्ट रहा। अब नेक्स्ट है ब्लैक राइस। दिस इज अगेन अबाउट 67 to 70। वाइल्ड राइस सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके अंदर है 66-67 ग्राम या 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम है, 40 या 40 के आसपास, उससे कम। तो अगर आपको राइस खाना ही है तो 2 चेंजेस करें। वाइल्ड राइस सबसे बेटर, नंबर 1, पर अच्छा नहीं है। नंबर 2, अभी तक आप क्या करते थे? चावल में दाल डालते थे। अब आप क्या करेंगे? दाल में चावल डालेंगे। जैसे ये कटोरी भर के आपने दाल लिया, 2 चम्मच 3 चम्मच उसमें चावल डाल दिया, ये एक बार चलेगा। अदरवाइज कोई भी चावल डायबिटीज के अंदर मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सेगमेंट आता है जिसके लिए काफी लोग पूछते हैं। इसमें जूसेस मैंने पहले ही मना कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पहले ही मना कर दिया, बियर एंड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में विस्की, रम या इस तरह के जो हार्ड अल्कोहल हैं उनके अंदर 0 कार्बोहाइड्रेट होता है। पर भाई साहब सुन के खुश मत हो जाइए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अपार्ट इसमें अल्कोहल होता है। जब आप ये पीते हैं तो आपके लिवर में कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग बंद हो जाती है और आपका लिवर मेटाबोलाइज करेगा पहले अल्कोहल को, और ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। आपने अल्कोहल अगर ज़रूरत से ज़्यादा पी लिया, तो आपने अगर साथ में गोली खा ली डायबिटीज़ की, तो आपकी ब्लड शुगर ज़रूरत से नीचे चली जाएगी, आपको चक्कर आएगा, गिर जाएंगे आप। इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में भी जहाँ शराब का चलन है वहाँ 90 ml से ज़्यादा शराब अलाउड नहीं है डे की। तो आप स्पेसिफिकली अल्कोहल वाले लोग ध्यान रखें कि हमको 90 ml से ऊपर नहीं जाना है, और वो भी ना पिएं तो बेहतर है। बियर के अंदर तो डायरेक्ट शुगर है, उसको भी अवॉइड करें बाकी के बेवरेजेस के साथ में। तो ये चीज़ें हमारे को अवॉइड करनी है। अब इसके बाद में हम अनाज की कैटेगरी देखेंगे। अनाज में गेहूं, राजगिरा, जौ, उसके बाद में कूटू का आटा जो हमारा फास्ट में चलता है, मक्का, उसके बाद में सोरगम या फिर साबूदाना जिसको हम अक्सर उपवास में खाते हैं, उसके बाद में दलिया। ये सारी चीज़ें जो ये 60 के ऊपर हैं जो अभी मैंने पढ़ी हैं। देखिए गेहूं में 62 है,
राजगीरा में लगभग 70 है, जौ में जरूर कम है थोड़ा, करीब 57, 55, 57 के आसपास कार्बोहाइड्रेट, कूटू में 70 के आसपास है, मक्का में 66 है, उसके बाद में साबूदाने में सबसे अधिक 80 है, उसके बाद में दलिया में, क्योंकि सेम गेहूं है, 62 है, उसके बाद में आ जाइए फिंगर मिलेट, ये लगभग 60 के आसपास, टैफ मिलेट, पोर्सो मिलेट, लिटिल मिलेट। मिलेट को लोग बहुत स्पेशल डाइट करके प्रमोट करते हैं आजकल, ये मैंने देखा है कि इसमें फलाना विटामिन है, ढिमका विटामिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, बहुत हाईलाइट किया जाता है, पर इस तरह का मैंने कुछ पाया नहीं। जब मैंने इनके कंपोजिशन देखे तो इनमें और बाकी के अनाजों में मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। हाँ, ये अनरिफाइंड होते हैं तो थोड़ा फाइबर हो सकता है ज़्यादा हो। तो मैं ये सारे नाम आपके लिए पढ़ देता हूँ। बाजरा, ज्वार, बाजरा, उसके बाद में फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्न मिलेट, फोनियो मिलेट। उसके बाद में आता है मिक्स ग्रेन। मिक्स ग्रेन में आप क्या करते हैं, ये जितने भी मिलेट मैंने बताए हैं ये 55 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, ठीक है। काजू कतली के अंदर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जी हाँ, काजू कतली में कभी डब्बा उठा के पढ़िए। अब वो बात अलग है कि उसमें लगभग 30-35 ग्राम शक्कर है, बाकी का काजू का स्टार्च है, परंतु ध्यान रखिए 60 ग्राम भी नहीं होता, 55 to 60 ग्राम कार्ब है काजू कतली में, तो ये सब उसके ऊपर ही है। हाँ, वहाँ नुकसान ये है कि उसमें शुगर है, अगर शुगर फ्री बनाते हैं तो काजू कतली के अंदर काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा शक्कर का या स्टार्च का परसेंटेज, क्योंकि काजू में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और बादाम बर्फी होगी तो उसमें और भी कम होगा अगर वो शुगर फ्री है तो, ठीक है। अदरवाइज ये सब किस कैटेगरी में आप खुद समझ लीजिए। अब मिक्स ग्रेन जब आप आटा बनाते हैं तो क्या करते हैं, आधा गेहूं, जैसे 1 किलो बनाना है तो आधा किलो गेहूं, 1 भाग ज्वार, 1 भाग बाजरा, 1 भाग मक्का जो 66 ग्राम है, तो मक्का तो अवॉइड ही कर दें। अब उसकी जगह कुछ लोग रागी डालते हैं, तो भाई ठीक है आपने रागी डाला। इसके बाद में जब आप चना और सोयाबीन डालते हैं तो ये आपके कार्ब परसेंटेज को ड्रॉप करता है, क्योंकि चने में 100 ग्राम में 40 ग्राम कार्ब है या 42 ग्राम है, और सोयाबीन में 20 ग्राम है, तो ये हो जाता है 50 वाला स्टफ, ठीक है। इसके बाद में ब्राउन टॉप मिलेट। ये ब्राउन टॉप मिलेट इन सारे मिलेट में कंपैरेटिवली बेस्ट पाया मैंने, जिसमें 55 ग्राम के करीब कार्ब है, परंतु इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो है और इसमें फाइबर 15-16 ग्राम तक है। तो अमंग ऑल दोज ब्राउन टॉप मिलेट इज गुड। अब इसके अपार्ट कुछ लोग ओट्स खाना पसंद करते हैं, तो ओट्स भी जो है 55 to 65 के रेंज वाली ही चीज है। ओट्स में भी 3 तरह के ओट्स आते हैं, एक आता है क्विक ओट्स जो काफ़ी हाई कार्ब है, तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाएगा, दूसरा मेटल कट है, और तीसरा रॉ है। तो रॉ बनाने में उतना ही अधिक समय लगता है, तो मैं यूजुअली उसको गेहूं के आसपास ही गिनता हूं। देखिए गेहूं में भी कई वैरायटी हैं, एक आता है खपाली गेहूं, खापली गेहूं। ये खापली गेहूं जो है ना, एक पेशेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने इतना ग्रेट करके इसको मेरे सामने प्रोजेक्ट किया, मैं कंफ्यूज हो गया, पर जब स्टडी करने गया तो दैट इज ऑल्सो 57-58% ऑफ कार्ब। तो उसमें और इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रीन व्हीट भी आता है, पर ये सारी चीज़ें 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हैं। और जो लोग सोचते हैं कि कई चीज़ों में फाइबर अच्छा है परंतु लोड पूरा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है, स्लो ब्लड शुगर बढ़ाएगा हो सकता है, पर लोड पूरा है तो आपकी ब्लड शुगर कम दिखाएगी, पर आप ब्लड शुगर को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आपको लोड घटाना पड़ेगा, 100 से 125 ग्राम पे आना पड़ेगा। पर ये चीज़ें आप लेंगे तो आपका लोड नहीं घटेगा। या फिर आप इनमें से कोई भी आटा लें और उसके अंदर दूधी मिक्स कर दें, देन इट इज़ फाइन। तो सबसे अच्छा आटा क्या, या तो गेहूं ही यूज कर लो बिना किसी खटराक के, या फिर आप मिक्स ग्रेन ले लें, या फिर आप ब्राउन टॉप मिलेट ले लें, दिस इज ऑल्सो गुड। तो मिलेट अगर लेने का शौक है तो ब्राउन टॉप मिलेट मैंने मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा पाया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है, बेस्ट की चर्चा हम आगे भी करेंगे। बेस्ट मैं बोल रहा हूं आपको डायबिटीज के एंगल से। देखिए
जब आपकी ब्लड शुगर नीचे नहीं आ रही, आपकी एक चपाती में 4 चम्मच शक्कर है, दूधी मिलाने के बाद में 2 चम्मच रह गई, अब आप इसको आधी चम्मच तक कैसे लाएं? तो उसका सॉल्यूशन है ये लो कार्ब या कीटो आटा। लॉन्ग लिव में भी मिलता है। इसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है पर 100 ग्राम। इसको अगर आपने दूधी के 4 ग्राम के साथ मिक्स किया तो ये हो गया 19, मतलब एक चपाती में आ जाएगा 10 ग्राम, सॉरी ये 10 ग्राम आएगा और एक चपाती में आ जाएगा 3 ग्राम। तो यहां आधा चम्मच रह गया, क्योंकि 100 ग्राम आपने आटा लिया, 100 ग्राम आपने लौकी लिया, तो ये टोटल 19 हो गया। इसको आप 20 मान करके चले। अब ये 20 में से आपने 50% कर दिया तो ये 10 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 100 और 100 200 ग्राम हो गया। 100 ग्राम करने के लिए कितना हो गया? 50% रह गया 10 ग्राम। 10 ग्राम इसके अंदर 100 ग्राम आटे में 3 चपाती बनी, तो ये 3 चपाती के अंदर कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 3 से 3.5 ग्राम, ये रह गया आधा चम्मच। इसके अपार्ट आप अमेज़ॉन पर, गूगल पर कहीं भी जाकर के कीटो आटा जो अक्सर बनता है, बादाम, मूंगफली, कोकोनट, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, उसके बाद में चिया सीड, फिर सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, सोया फ्लावर, इन सबको मिला के बनता है। और कुछ मात्रा में कई बार उसके अंदर ब्लैक चिकपीस यानी चना, उसके बाद में बेसन या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट भी डाला जाता है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आ रही तो आप इस आटे की चपाती खाते हैं तो आधा चम्मच शक्कर एक रोटी के अंदर होगा। तो यहां पर हमारी चर्चा पूरी तरह खत्म होती है इस डाइट के बारे में, परंतु कुछ एक चीजें और छूट गई हैं, जैसे इवनिंग स्नैक्स में हम क्या लें। अब इवनिंग स्नैक्स में आप टी, कॉफी, ग्रीन टी ले सकते हैं, पर यहां फिर ध्यान रखिए स्टीविया या मोंक फ्रूट से बना हुआ आपको शुगर स्वीटनर डालना है, शुगर फ्री स्वीटनर, और इसमें दूध को हमें अवॉइड करना है। अब स्नैक्स के रूप में हम क्या ले सकते हैं? बिस्किट तो भूल के भी ना लें, ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो हम मॉर्निंग में अवॉइड करें, इवनिंग में ले लें। उसके बाद में फ्रूट ले सकते हैं, अगर एक आध सेव बचा रह गया है वो ले लें, चना ले लें, सत्तू ले लें, ढोकला ले लें, मखाने 10-12 पीस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आप एग भी ले सकते हैं, एक अंडा, परंतु एग वाइट। तो ये आपका इवनिंग स्नैक्स का काम हो जाता है। अब इसके बाद में डायबिटीज और वेट लॉस के अंदर ये दोनों में यही सेम डाइट रहने वाली है। अब इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का क्या रोल है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, फास्टिंग अगर हम करते हैं, अगर सपोज करो आपकी ब्लड शुगर सुबह में आती है 140, तो नाश्ते की क्या गरज है? ब्लड शुगर तो पहले ही ज़्यादा है। आप फास्ट करिए, आप सीधा लंच लीजिए, पहला मील, ठीक है ना। उसी तरह से ओबेसिटी के मरीजों के लिए फास्टिंग सबसे जरूरी है। देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा कि अगर वजन कम करना है तो मीठा मत खाओ, पर वो मीठा मत खाओ नहीं है, हकीकत है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, क्योंकि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे आपकी फैट बर्निंग बंद हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब रात में आपने खाना खाया, आपका कार्बोहाइड्रेट सुबह तक खत्म हुआ, फैट बर्निंग का जैसे ही नंबर लगा आपके ब्रेन में घंटी बजेगी, भाई भूख लगी है कुछ खाओ, भले फ्रिज तोड़ के खाओ। अब अगर आपने खा लिया ब्रेकफास्ट तो आपका फास्ट खत्म। अब एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी तो फैट बर्न ही नहीं होगा। पर यहां अगर आपने नहीं खाया ब्रेकफास्ट, हालांकि इस ट्रांजिशन में आपने कभी एहसास किया है खाना समय पे ना मिले तो भूख मर जाती है? तो ये होता क्या है, भूख मरने में कार्बोहाइड्रेट से बॉडी फैट से एनर्जी लेने पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये इजीली हो, इसके लिए हम हमारे कंपनी में कई बार स्टार वॉक करके प्रोडक्ट है, वो ओबीज लोगों को बोलते हैं लेने के लिए, जिससे उनको क्रेविंग नहीं होगी, उनकी बॉडी इजीली कीटो में जाएगी। और स्टार वॉक दूसरी तरह से भी बेनिफिट करता है, उनके फैट के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, कार्बोहाइड्रेट को तेजी से मेटाबोलाइज करता है तो एनर्जी बनी रहती है, फैट को मेटाबोलाइज करता है तो बॉडी इमीडिएटली कीटो में जाती है। तो ये सारे बेनिफिट स्टार वॉक लेने से होते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो आप ले सकते हैं, सेफ है। अब
लोग क्या बोलते हैं, आप 3 टाइम नहीं, आप तो जी 6 टाइम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ तो आपका वजन घटेगा, नहीं तो मसल्स घट जाएंगी। मसल्स की आप चिंता मत करिए। जब आप रात को सोते हैं तो मॉर्निंग तक आपके ग्रोथ हार्मोन इतने बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल्स वगैरह के लेवल इस तरह के हो जाते हैं कि आपकी मसल्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स टेक केयर कर लेंगे, ग्रोथ हार्मोन खास तौर से। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता करनी है कार्बोहाइड्रेट की। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ड्रॉप होगा आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल नीचे जाएगा और इंसुलिन की एब्सेंस में फैट बर्निंग चालू होगी, नहीं तो वो चैनल ही ओपन नहीं होगी, लॉक हो जाएगा उधर ही। तो आप ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर दें, और उस ब्रेकफास्ट अवॉइड करने के पहले आप ये जो 3 मिनी मील हैं, 12 बजे का, 4 बजे का और ये रात के 11 बजे का, ये तो आप बंद ही कर दें, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या आपको ओबेसिटी हो। अब इसके साथ में अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो मॉर्निंग में आपका फिर फैट बर्निंग चालू होगा, 1-2 बजे तक फैट बर्न होगा 50 से 75 ग्राम। फिर आपने दोपहर का लंच ले लिया, फैट बर्निंग बंद, अब कार्ब पे काम चालू। फिर रात का डिनर लिया, फैट बर्निंग बंद, कार्ब पे काम चालू। तो सुबह होते होते 6 बजे तक आपका कार्ब खत्म, फैट बर्निंग फिर शुरू। तो ये 50-60 ग्राम आपका फैट रोज का बर्न होगा। क्योंकि मेरे कई पेशेंट जिनके जोड़ों का दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, वजन ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते, तो वजन कैसे घटाएंगे? दिस इज ओनली द वे फॉर देम। क्योंकि ये नहीं करेंगे वजन उनका घटेगा ही नहीं, वो कर करके थक जाते हैं पर वजन नहीं घटता। और कोरोना में तो आजकल एक्टिविटीज बंद हैं तो और वजन नहीं घटता। तो जब तक आप फास्टिंग नहीं करेंगे, देखो एक साधारण उदाहरण लेते हैं, जब अपने देवी माता के व्रत होते हैं, आप ईमानदारी वाला उपवास करते हैं तो आपका वजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आपकी बॉडी में सुबह में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। आप रात को 1 टाइम खाना खाएंगे, दोपहर में कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपका फैट बर्निंग होगा। 9 दिन में आपका 3-4 किलो वजन घट जाता है। वैसे ही हमारे मुस्लिम भाई रोज़े करते हैं तो रोज़े में जो लोग रोज़े रखते हैं उनका 5-7 किलो तक घट जाता है। कुछ लोगों का नहीं घटता, जो एकदम दबा के खाते हैं उनका नहीं घटेगा। पर जो लोग नॉमिनल खाते हैं, खाने को खाने के हिसाब से, उनका 5 किलो, 7 किलो, 3 किलो ऐसा वजन घट जाता है। क्यों घटता है? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, फास्टिंग कंसेप्ट। आपका फैट बर्न होगा। तो ये रोल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और ये फास्टिंग आपको डायबिटीज में भी मदद करेगा और आपको वेट लॉस में तो करेगा ही। दिस इज ओनली द वे आउट। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें लंच में और डिनर में, ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जी मैं तो ब्रेकफास्ट लूंगा, डिनर स्किप करूंगा, तो ध्यान रखिए दोपहर के 2 बजे से आपको पूरी रात और अगले दिन के 8 बजे तक भूखा रहना है। 16 से 18 घंटे की फास्टिंग डेली की चाहिए या इंटरमिटेंट चाहिए। तो यहां मैं 12 बजे भी नहीं, मैं बोलता हूं 1 या 2 बजे से आप शुरू करें अपना जो भी मील लेना है, और यहां 8 बजे तक खत्म कर लें। आप 6 घंटे के साइकिल या 7 घंटे के अंदर कर लें तो 16 से 18 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी और इसमें आपको एक्सेलेंट रिजल्ट आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे एसिड बहुत बनता है जब मैं इस तरह का फास्टिंग करता हूं। तो जिन लोगों के एसिड बहुत बनता है वो क्यों बनता है? क्योंकि आपका डेली का रूटीन बना हुआ है। अब जब रूटीन आपका डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपको एसिड निकलेगा। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, एक आध गोली ले लेनी है या एंटासिड ले लेना है, या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी रोकने की गोली कई बार लोग लेते हैं, वो ली जा सकती है। 2-4 दिन लेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। अब इस डाइट में अगर आप जाते हैं तो प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या है? आपको आपकी ब्लड शुगर दिन में 2 से 3 बार चेक करना मैंडेटरी है। नहीं तो क्या होगा, आपने फास्टिंग किया, ब्लड शुगर नीचे आ गया, ऊपर से गोली खा ली आपने, और ब्लड शुगर आपका 100 से 70, 60, 40, 50, 40, 30 और आपको चक्कर आ गए, आप गिर गए। फिर आप ब्लेम करोगे कि आपकी डाइट से हो गया। तो वो हमें नहीं करना है। दिन में 2 से 3 बार ब्लड शुगर चेक करना है, वो हिसाब से हमको दवाई लेनी है, अपने डॉक्टर से डोजेज रीशेड्यूल करने हैं। तो अगर आपकी तैयारी है इस डाइट को फॉलो करने की, डायबिटीज़ कंट्रोल और रिवर्स करने की डाइट से, तो ब्लड शुगर का या तो ये ग्लूकोमीटर मेरे असिस्टेंट से भी मंगा सकते हैं या आप ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। और अगर आप बहुत कीन हैं, सिंसियर हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ। ये है CGM,
CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इस तरह का होता है। देखिए ये एक सेंसर है, देखिए ये सेंसर है, ये आपके यहाँ लग जाएगा शोल्डर पे, और ये इसका रीडर है। रीडर का एक बटन खाली ये प्रेस करना होता है, ये चालू हो जाता है। इसको जैसे ही इसके पास में लाएंगे इमीडिएट रीडिंग आ जाएगी। तो आप दिन में 5 बार लो, 10 बार लो, 20 बार लो। आज की जो इसकी कॉस्ट थी लगभग 10,000 के आसपास थी। जिस कंपनी का आता है उसकी अगर डिटेल चाहिए तो आप मेरे असिस्टेंट से ले लें। हालांकि हम इसका मार्केटिंग नहीं करते, सेल नहीं करते, आपको मार्केट से ही लेना पड़ेगा। पर इससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा आज सुबह मेरा ब्लड शुगर कितना है, मेरे को क्या खाना चाहिए। मैंने 3 अंडे खाए तो कितना ब्लड शुगर बढ़ा, मैंने 4 फल खाए तो कितना बढ़ा, केला खाया तो कितना बढ़ा, रोटी खाई तो कितना बढ़ा, सादा आटे की रोटी से ब्लड शुगर कितनी बढ़ी, दूधी मिक्स करके कितनी बढ़ी, और जो कीटो आटा था या जो लॉन्ग लिव आटा था उससे कितनी बढ़ी। तो ये आपको इवैल्यूएशन होता है, और ये सेंसर मात्र 14 दिन काम करता है, जो लगभग आज की तारीख में 5,000 का है। तो 14 दिन में आप डाइट में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं कि आपकी डायबिटीज जो 5, 10 और 20 साल की है वो 14 दिन में फुल्ली कंट्रोल, और आपको आपकी डाइट के बारे में पूरा समझ आ जाता है। तो ये आप कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट से मदद ले सकते हैं या ओपन मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि मॉर्निंग में कुछ लोग डायबिटीज़ के लिए हर्ब्स भी लेना पसंद करते हैं, जैसे मेथी दाने का पानी या मेथी दाना, या फिर सिनेमन, या और भी दूसरे प्रकार के हर्ब, आंवला, गुड़मर, करेला, जामुन, करक्यूमिन, या बेल लीफ और नीम। परंतु इनका रोज रोज काढ़ा बना करके पी पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, इनको प्रोसेस करना। तो इन प्रोडक्ट्स को हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर ग्लूको फ्री में डाला है। ये ग्लूको फ्री आपको लेना चाहिए। पहले डाइट फॉलो करें, आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उनके डोजेज रीशेड्यूल करें पैरेलल, साथ में ग्लूको फ्री एक एक दिन में 3 टाइम लेना शुरू करें, तो आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। यहाँ ध्यान रखें, मैं आपकी एलोपैथिक दवाई एकदम से बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल आए उसके डोजेस घटाते चले जाएं। साथ में ग्लूको फ्री चालू कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको 3 महीने से लेकर के 1 साल तक पड़ सकती है, अगर आपको ब्लड शुगर को अच्छे से रेगुलेट करना है। आपके जो टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कारण है, इंसुलिन के लिए जो सेंसिटिविटी चली जाती है, सेल में रेजिस्टेंस आ जाता है, उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगी, इंसुलिन के बेटर फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। साथ में डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोपैथी काफ़ी आम बात है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें हाथ पैरों में कांटे चुभना, पैरों में जलन होना, या फिर इम्बैलेंस बॉडी का हो जाना, या पेट की कुछ समस्याएं, बॉडी के अपर पोर्शन के अंदर पसीना आना, हाइपोटेंशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारे साइन सिम्टम हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के। तो ऐसे केसेस में नर्वोकूल को आप शुरू करें। रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा, 3 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल भर भी। इसको आप कंटिन्यू करें तो आपकी न्यूरोपैथी में कमी आएगी। पर ये करने के पहले आपको सबसे पहले ब्लड शुगर को नेचुरली मैनेज करना चाहिए। देखिए, आपके बाथरूम में नल खराब है, अब प्लम्बर आया तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, भाई साहब ऊपर टंकी से नल बंद करो, पानी का फ्लो बंद होगा तो मैं रिपेयर करूंगा। पानी के फ्लो में तो आपका नल रिपेयर नहीं होगा। तो एक तरफ आपको डायबिटीज बनी हुई है, बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ आप नर्वोकूल ले रहे हैं, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। तो आप डाइट फॉलो करें, आपके मेडिसिन के डोजेज रीशेड्यूल करें, ग्लूको फ्री लें, न्यूरोपैथी है तो नर्वोकूल लें, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। फिर भी अगर आपको इस डाइट के अंदर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आप एक पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले नंबर दिए हैं, उसमें मेरे असिस्टेंट आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।